अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डिड इंडियाज पोजीशन एज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन डिस्ट्रॉय इट्स पोजीशन एज अ मेजर सप्लायर ऑफ कॉटन क्लॉथ टू यूरोप एंड अदर कंट्रीज़। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि इंडिया की पोजीशन जो है वो किस तरीके से डिस्ट्रॉय हुई, जो कि पहले एक बहुत बड़ा मेजर सप्लायर था इंडिया, कॉटन क्लॉथ की सप्लाई जो करता था यूरोप और अदर कंट्रीज़ को, तो उसकी पोजीशन कैसे ख़राब हुई। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको उसके समझाने से पहले आपको एक मतलब इसकी रीज़न थोड़ी सी आपको ब्रीफली सी बताऊंगी कि एक चीज़ आप देखिए, याद रखिएगा और ख़ुद भी ऑब्ज़र्व भी आप कर सकते हैं कि जब किसी एक की मैन्युफैक्चरिंग, यानी जो चीज़ कोई एक कंपनी से आपको मिल रही है, सेम वैसे ही प्रोडक्ट्स कोई और बनाना शुरू कर दे, तो ऑटोमेटिकली पहली कंपनी को फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, उसको लॉस हो जाएगा। लाइक पहले अगर आप बात करें तो पहले एक आरसी, कोला और इस टाइप की बॉटल्स चलती थी। ठीक है, अब देखें, आप लोग कोक भी पीते हो, पेप्सी भी पीते हो, लेकिन उसके साथ में सब्स्टिट्यूट भी बन गए हैं, गोरमे कोला भी आ गई है। ठीक है, हर एक ने अपने अपने ड्रिंक्स निकाल ली हैं। तो ऑटोमेटिकली अगर जब पहले कोको कोला का एक पीक टाइम चलता था या पेप्सी का उसके साथ पीक टाइम चलता था, तो उनके ऑल्टरनेट आ गए। ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि जो कोक की इंडस्ट्री है या जो पेप्सी की इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको लॉस हुआ। ठीक है, तो उनको उनकी जो प्रोडक्ट पहले जिस तरीके से सोल्ड आउट हो रही थी, उसको फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह अब मैं आपको जो टॉपिक बताने जा रही हूँ उसमें भी सेम यही चीज़ हुई है कि इंडिया पहले कॉटन के लिए एक मेजर सप्लायर था। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल का मेजर सप्लायर था। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और जब ब्रिटिश ने वही काम इंडिया में जो हाथों से किया जाता था, हैंडमेड था, वही काम ब्रिटिश में मशीन मेड होना शुरू हो गया, और हैंडमेड की निस्बत वो काम ज़्यादा चीपर भी था और स्पीडली भी था। ठीक है, यानी चीप भी हो गया और फास्ट भी हो गया। तो जो पहले इंडिया कॉटन सप्लाई करता था ब्रिटिश और अदर यूरोप और अदर कंट्रीज़ को, तो यही काम उल्टा हो गया। कैसे उल्टा हो गया? क्योंकि अब ब्रिटिश ही मशीन में टेक्सटाइल स्टार्ट कर दी उसने बनाना, और वो चीपर थी और फास्टर थी, इजी थी। तो क्या हुआ कि उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हुई, तो ब्रिटिश ने अब क्या किया कि यूरोपियन नेशन ने वो ही प्रोडक्ट्स जो थी वो इंडिया में यानी सब कॉन्टिनेंट में सेल आउट करना शुरू कर दी। ठीक है, तो अब जो काम था यानी पोजीशन जो थी वो इस तरीके से डिस्ट्रॉय होगी। जो पहले इंडिया की पोजीशन थी एज अ मेजर सप्लायर ऑफ कॉटन क्लॉथ की, तो वो पीछे चली गई। ठीक है, अब इसमें हुआ ये था कि पहले तो इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल लेवल पे प्रोडक्ट सप्लाई होती थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इंटरनेशनल लेवल से ये चीज़ ख़त्म हो गई। ठीक है, कैसे ख़त्म हो गई? क्योंकि इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले लो, जैसे ब्रिटिश में जो इंडस्ट्रीज़ थी, उनके जो काम करने वाले थे, ठीक है, जो भी थे, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से ये चीज़ प्रूव करवाई कि देखें, जब हम अपने मुल्क में प्रोडक्शन दे रहे हैं तो हम इंडिया से क्यों लें चीज़ें। ठीक है, और हम अपनी ही सप्लाई को आगे बढ़ा के प्रॉफिट अर्न करें। तो फिर गवर्नमेंट ने जो थी वो टैक्सेस इम्पोज कर दिए थे, इंडिया की जो सप्लाई आती थी कॉटन की उस पर टैक्सेस लगा दिए थे या उनको रोक दिया था। इस तरह के कुछ स्टेप्स लिए थे कि इंडिया जो था वो इंटरनेशनल लेवल पे अपनी प्रोडक्ट्स जो थे कॉटन क्लॉथ की वो सेल आउट नहीं कर सकता था। तो अब क्या हुआ कि जो इंडिया में रहने वाले लोग थे, जो ये कपड़े बनाते थे, धागे वगैरह तैयार करते थे, इस तरह की प्रोडक्शन जो देते थे, वो क्या हुआ, वो जॉबलेस हो गए। ठीक है, तो ये इसका इम्पैक्ट पड़ा था और इस तरह इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े। अच्छा, ये मैंने आपको ब्रीफ से इंट्रोडक्शन थोड़े से समझा दिया कि ताकि जब आप आंसर को रीड आउट करो तो आपको मसला ना हो। ठीक है, अब हम अपने आंसर की तरफ आते हैं, पेज नंबर 82 पे। आंसर है पेज नंबर 82 पे, इंडिया लॉस्ट इट्स पोजीशन एज अ सप्लायर ऑफ फाइन कॉटन। अब हम पढ़ेंगे, जो मैंने आपको अभी थोड़ा सा जो ब्रीफली सा नॉलेज दिया, थोड़ा सा उसको आप माइंड में रखोगे तो फिर आपको ये भी टॉपिक इजीली क्लियर हो जाएगा। इंडिया ब्रिटेन प्राइज्ड कॉलोनी सफर्ड ग्रेटली बिकॉज इट वॉज द मेन प्रोड्यूसर ऑफ फाइनली वूवन कॉटन टेक्सटाइल सोल्ड इन यूरोपियन मार्केट। ठीक है, उसको बहुत ग्रेटली सफर्ड करना पड़ा, क्योंकि पहले एक टाइम था जब उसका पीक था और जब वो अपने हाथ से बने हुए कॉटन टेक्सटाइल जो प्रोडक्ट्स थी उनको यूरोपियन मार्केट में सोल्ड आउट करती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटेन फैक्ट्री नीडेड चीप रॉ कॉटन to manufacture into cloth and India as a colony was used to supply it in bulk।
और ब्रिटिश को क्योंकि ज़रूरत थी कॉटन की, उनकी वहाँ से प्रोडक्ट्स की ज़रूरत थी, तो वो वहाँ से सस्ती चीप प्रोडक्ट्स जो थी वहाँ से हासिल करती थी और इंडिया उनको वो प्रोवाइड करता था। लेकिन क्या हुआ, ब्रिटिश मशीन मेड टेक्सटाइल बिकेम चीपर, लेकिन मशीन मेड टेक्सटाइल जो थी वो मज़ीद चीपर हो गई। ठीक है, ये तो आप भी इस चीज़ को से अच्छी तरह, एक चीज़ जो हाथ से बनाई जाती है और वो चीज़ जो मशीन से की जाती है, तो दोनों में डिफरेंस आ जाता है ना। हाथ से जो हम बनाते हैं उसमें टाइम भी कंज्यूम होता है और स्लो, क्योंकि टाइम कंज्यूम होता है और चीज़ भी मतलब इतनी फास्ट प्रोडक्शन नहीं होती। ठीक है, मशीन से वो चीज़ चीपर भी हो जाती है और स्पीड भी बढ़ जाती है। तो ब्रिटिश मशीन में टेक्सटाइल जो थी वो बिकेम चीपर थी एंड बाय टू द सब कॉन्टिनेंट चीपर टू बाय एंड द सब कॉन्टिनेंट वॉज यूज एज अ मार्केट फॉर सेलिंग दैम। और फिर उन्होंने, क्योंकि वो चीप हो गई और ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगी, तो फिर उन्होंने क्या किया कि अपनी तमाम प्रोडक्ट्स जो थी वो सब कॉन्टिनेंट में सेल आउट करना शुरू कर दी। अच्छा जी, अब 7th में जियो में मैंने आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी अभी टॉपिक बताया था और उसमें मैंने आपको एक्सपोर्ट मार्केट और इम्पोर्ट मार्केट का भी बताया था कि कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती हैं जिस चीज़ की ज़्यादती हो किसी मुल्क के पास। ठीक है, तो ब्रिटिश या यूरोपियन नेशन के पास उस टाइम जो प्रोडक्शन वो टेक्सटाइल की कर रहे थे तो वो उनकी ज़रूरत से ज़्यादा थी, तो इस वजह से उन्होंने वो दूसरे कंट्रीज़ में सेल आउट करनी शुरू कर दी। तो उसमें सब कॉन्टिनेंट में भी वही प्रोडक्शन उन्होंने वहाँ पर भी सेल आउट करनी शुरू कर दी। अब क्या था कि सब कॉन्टिनेंट जो इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें ट्रेड करता था, उनको ट्रेडिंग का काम वो ख़त्म हो गया। ठीक है, फिर उन्होंने क्या कि वो डोमेस्टिक लेवल पे स्टार्ट कर दिया कि चलो अगर इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जो क्लॉथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो नहीं चल रही, तो हम डोमेस्टिक लेवल पे यानी वहाँ के रहने वाले लोगों को कपड़ा प्रोवाइड करते हैं। तो क्या हुआ कि जब ब्रिटिश से वो चीज़ चीपर वे में जब सब कॉन्टिनेंट में आना शुरू हो गई, ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि जो डोमेस्टिक लेवल पे जो उनके वर्कर्स थे वो जॉबलेस हो गए, फिर वो मज़ीद जॉबलेस हो गए। पहले तो वो इंटरनेशनल लेवल पे प्रोवाइड करते थे ना, लेकिन जब डोमेस्टिक लेवल पे भी बात आई तो फिर वो ज़्यादा उनको और ज़्यादा लॉस हुआ। अच्छा, सेलिंग देम के बाद आपने स्टार्ट करना है लास्ट लाइन से, एज अ रिजल्ट इंडियाज एज ओल्ड कॉटन इंडस्ट्री वेंट आउट ऑफ बिजनेस एंड लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस वर्कर बिकेम जॉबलेस। ठीक है, तो उनकी जो इंडस्ट्रीज थी, जो बहुत पुरानी कॉटन इंडस्ट्रीज थी, वो उनका बिजनेस जो था वो एकदम ख़त्म हो गया और जो वर्कर्स थे उनके वो जॉबलेस हो गए। तो ये इसका इम्पैक्ट पड़ा था। अच्छा, आंसर में आप हेडिंग देंगे इंडिया लॉसेज इट्स पोजीशन एज अ सप्लायर ऑफ फाइन कॉटन और स्टार्ट करेंगे 4th लाइन से, इंडिया ब्रिटेन्स प्राइज्ड कॉलोनी से लेकर सेलिंग देम तक, और फिर एज अ रिजल्ट इंडियाज एज्ड ओल्ड कॉटन इंडस्ट्री से लेकर जॉबलेस तक। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई इज रिचर्ड ऑकराइट कॉल्ड द फादर ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कि रिचर्ड ऑकराइट को फादर ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का उसको फादर क्यों कहा जाता है? जी, रिचर्ड ऑकराइट को फादर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फादर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका आंसर है पेज नंबर 82 पे। इधर आप स्टार्ट करेंगे रिचर्ड ऑकराइट, ठीक है, पूरा उसका नेम लिखेंगे, रिचर्ड ऑकराइट डेवलप्ड mills in which the whole process of yarn manufacture could be carried out by one machine and be mass produced। ये इसका 9 क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आपने क्या लिखा है, रिचर्ड ऑकराइट डेवलप्ड mills in which the whole process of yarn manufacture could be carried out by one machine and be mass produced। ठीक है, रिचर्ड ऑकराइट को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फादर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने मिल्स बनाई थी और उसमें जो उसने मशीन्स यूज़ की थी, उनका मशीन्स जो थी उसका ये था सबसे बड़ा उस टाइम जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि वो एक ही मशीन से सारा प्रोसेस जो था यार्न का वो एक ही मशीन के अंदर का हो जाता था। तो ठीक है, इस वजह से उसको रिचर्ड ऑकराइट को फादर ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोलते हैं। यार्न मीन्स धागे, ठीक है, कॉटन से जो उसके छोटे छोटे जो रुई के गोले से होते हैं उनसे उसको यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, उसको बड़े बारीक से उसको फाइन धागे में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये तमाम प्रोसेस जो था ना वो एक ही मशीन में होने लगा, तो इस वजह से रिचर्ड ऑकराइट को हम फादर ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोलते हैं। यहाँ पे आपने किस तरीके से लिखना है, रिचर्ड ऑकराइट डेवलप्ड मिल्स इन विच द होल प्रोसेस ऑफ यार्न मैन्युफैक्चर कुड बी कैरिड आउट बाय वन मशीन एंड वी मास प्रोड्यूस, और ज़्यादा प्रोडक्शन भी होने लगी। तो ये 9 क्वेश्चन का आंसर है। होपफुली यू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दीज 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 and 9। टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।